चलिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके लिए देखा जाए तो एग्ज़ाम के पैटर्न से हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। आपको सामने हेडिंग दिख ही रही है और 2026 में जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, जो आप टेट सीटेट सुनते होगे ना, तो उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है देखते हैं। सीटेट की जो फुल फॉर्म होती है वो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। टाइप ऑफ एग्ज़ाम की अगर बात करें तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेवल ऑफ एग्ज़ाम स्टेट लेवल एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज बॉडी कौन सी होती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई। अब यहाँ पे देखिए मोड ऑफ एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये ऑनलाइन मोड रहता है, ऑनलाइन मोड। और अगर एग्ज़ाम का मोड अगर हम देखें तो वो ऑफलाइन मोड रहेगा, क्योंकि टीचर्स हैं बहुत सारे कंप्यूटर शायद नहीं चला सकते। अब यहाँ पर देखिएगा अगर ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम की देखें तो ये 2.5 घंटे का एक पेपर होगा और डेट ऑफ एग्ज़ाम टू बी अनाउंस जो भी होगी वो जल्दी ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पर मेन मकसद क्या है, मेन एम क्या है, यहाँ पर जो हम लोग लेके आए हैं वो मेन एम है कि हम लोग एग्ज़ाम का पैटर्न समझें। जैसा कि आपको सामने यहाँ पर दिख रहा है कि पर्यावरण अध्ययन, तो पर्यावरण की जो क्लासेस है वो हम आपकी सारी क्लासेस लेंगे। तो क्लासेस नंबर 1 हो चाहे नंबर 2 हो चाहे नंबर 3 हो, सारी क्लासेस हम लोग लेंगे। चाहे वो नेट के लिए इम्पोर्टेंट हो, चाहे जेआरएफ के लिए इम्पोर्टेंट हो, चाहे टेट हो, चाहे सीटेट हो, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें इन्वायरमेंट स्टडीज़ के बारे में बातचीत हो रही है, पर्यावरण के बारे में बातचीत हो रही है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं। तो सारे बच्चे यहाँ पर फटाफट देखें, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उन सारी चीज़ों की हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो सारी चीज़ों की हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फटाफट यहाँ पर आ जाएं और उन एग्ज़ाम पैटर्न को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा पर्यावरण का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, उसका विषय क्षेत्र क्या है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो पर्यावरण का जो अध्ययन है उस सारे सिलेबस को भी हम समझेंगे एक ही वीडियोस में। तो फटाफट यहाँ पर देखिएगा कि जो सबसे पहला जो टॉपिक आपका आएगा वो आएगा पर्यावरण का अध्ययन, जिसमें भाई परिभाषा क्या है, भाई पर्यावरण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, इंग्लिश में बोले तो डेफिनेशन क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, विषय क्षेत्र क्या है और उसके महत्व क्या है, वो आप सभी लोग समझते हैं। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण की प्रकृति स्पष्ट करें। तो यहाँ पर अगर बच्चों हम ध्यान दें, यहाँ पर बच्चों अगर हम ध्यान दें तो पर्यावरण क्या है वो चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे समझनी है। पर्यावरण क्या है वो हमें चीज़ें यहाँ पर समझनी है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण तो आप समझते हैं, उस नेचर की बात हो रही है, उन पेड़ पौधों की बात हो रही है, उस पृथ्वी की बात हो रही है, उस इन्वायरमेंट की बात हो रही है जहाँ पर जानवर, पेड़ पौधे, मिट्टी, काली मिट्टी, प्राकृतिक, भूमंडल, पृथ्वी, पहाड़, सभी चीज़ों की बातें हो रही हैं, वही हमारा एक पर्यावरण है। जैसे कि कुछ डेफिनेशन अगर हम देखें तो भाई पर्यावरण का अगर हम अध्ययन देखें, पर्यावरण का अध्ययन की परिभाषा, जैसे अगर हम बात करें पर्यावरण है क्या, तो पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा क्षेत्र है, मतलब एक ऐसा एरिया, एक ऐसा क्षेत्र है जो मानव समाज की तो बात कर ही रहा है, मानव समाज और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का एक इन्वायरमेंट, एक मैनेजमेंट कैसा होगा उसकी बात यहाँ पे करी जा रही है। तो बीच संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करता है। यह इस बात पर केंद्रित है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे काम करता है, पृथ्वी पर जीवन कैसे काम करता है और मानवीय गतिविधियां पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती हैं, इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही उन प्रभावों को कैसे काम किया जा सकता है, इसमें पर्यावरण को प्रभावित करने वाले जो भी भौतिक, जैविक या सामाजिक या आर्थिक कारक हैं उन सभी का अध्ययन किया जाएगा। तो सारे बच्चों यहाँ पर फटाफट देखिएगा, समझते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हालांकि आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है, फिर भी हम उन क्वेश्चन आंसर को जरूर कराएंगे। और अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक तो आपको दिख गया कि भाई सबसे पहला टॉपिक हमारे पास ये वाला हो गया, सबसे पहला टॉपिक ये वाला हो गया।
अब अगर हम बात करें तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो इसमें दूसरा टॉपिक अगर हम देखें तो दूसरा टॉपिक क्या हो जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज में अगर हम देखें, प्राकृतिक संसाधन में देखें तो हम किसकी बात कर रहे हैं, वन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, वन की बात कर रहे हैं। तो चाहे वो क्रूड ऑयल हो मतलब तेल, चाहे वो लैंड का रिसोर्सेस हो, चाहे एनिमल का रिसोर्सेस हो, चाहे वाटर रिसोर्सेस हो, चाहे फॉरेस्ट रिसोर्सेस हो, या कोई भी नेचुरल गैसेस हो, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो भाई वन क्या है, वन तो आपको सभी को पता है, वन वे प्राकृतिक भूभाग हैं, वन वे प्राकृतिक भूभाग हैं जो पृथ्वी के एक तिहाई हिस्से को कवर करते हैं, पृथ्वी के एक तिहाई हिस्से को कवर करते हैं, मतलब घेरते हैं। मतलब क्या है यहाँ पर, घेरते हैं, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें चाहे वर्षा वाले वन हो, वर्षा के समय भाई वर्षा होती है तो आपने देखा होगा, जैसे कहते हैं ना सावन में सब हरा हरा दिख रहा है, तो भाई हरे हरे दिख रहे हैं, तो हरे किस चीज की बात करी गई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले तो सूखा था, बट यहाँ पे सावन में कह रहे हैं ना हरा हरा दिख रहा है, तो हरा हरा का मतलब वो तो एक कहावत हो गई, बट यहाँ पे हरा क्या दिख रहा है कि जो पहले आपको घास नहीं दिख रही थी, कुछ पेड़ पौधे नहीं दिख रहे थे, छोटे छोटे घास फूस नहीं दिख रहे थे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर अब दिख रही हैं। तो फटाफट यहाँ पर देखिएगा कि कौन सी चीजें हैं जो हमारे पास वनों में आती हैं। तो वर्षा के समय वन हो सकते हैं, टैगा वन हो सकते हैं, या शीतोष्ण जो घास या मैदानी घासों में जो वन पाए जाते हैं, ठीक है, लकड़ी वन शामिल हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर देखें तो भारत के प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे वो जल से संबंधित हो, जल संसाधन, चाहे खनिज से संबंधित हो, ठीक है, चाहे वन संसाधन हो, चाहे वो मिट्टी के संसाधन हो, चाहे वो ऊर्जा से संबंधित संसाधन हो। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस सारी चीज़ों को आप पढ़िएगा, ठीक है। तीसरा अगर हम देखते हैं, तीसरा टॉपिक है आपका नेचुरल रिसोर्सेस में वाटर, पानी, जल, जिस भाषा में आप समझते हो, जल है, पानी है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन, भाई वाटर जो है, पानी है, उसका संसाधन, उसका बचाव, उसको कैसे एक जगह सीमित किया जा सके, स्टोर किया जा सके, उसके बारे में यहाँ पर सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। जल के बारे में कि जल के स्रोत क्या हैं, जल हमें कहाँ से मिलता है, पहाड़ों से मिलता है, हिमनद से मिलता है, नदियों से मिलता है, कहाँ से उसके रिसोर्सेज हैं, बादलों से मिलता है। ये जल के बारे में उसका कैसे बचाव किया जा सके, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो जैसे अगर हम बात करें तो वो चाहे झरना की बात हो रही हो, चाहे नदी की बात हो रही हो, चाहे लहरों की बात हो रही हो, चाहे झाड़ियों की बात हो रही है, चाहे पर्वत की बात हो रही है, या इंद्रधनुष की बात हो रही है, पत्थरों से बात हो रही है, तो हर जगह कहीं ना कहीं किसी तरह से पानी स्टोर रहता है। उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो सोर्स ऑफ वाटर क्या है, तो भाई अगर हम देखें तो यहाँ पे हम कुआं की बात कर रहे हैं, इस कुएं की बात हो रही है, इस रेन वाटर की बात हो रही है, ठीक है, या हम अगर देखें तो रिवर की बात हो रही है, कुएं, नदी की बात हो रही, टैप की बात हो रही है, लेक की बात हो रही है, या स्ट्रीम की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर देखें तो बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस आपको दिख रहे होंगे। अब अगर हम बात करें जल के स्रोत, तो जल के स्रोत अगर हम बात करें तो सतही जल, सतही मतलब जो धरती पे किसी तरह से नदी का स्रोत दिख रहा है, जैसे नदियां हैं, धरतियों पे बह रही हैं, झीलें हैं, या महासागर हैं, तो ये हमारे जमीन का हिस्सा तो है, ये हमारे जमीन का हिस्सा है। भूजल मतलब धरती के अंदर, भूमि के नीचे जमा जो पानी है, या कुओं और या बोरवेल के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, वो भूजल कहलाता है, ये सतही जल है। वर्षा के माध्यम से, तो भाई जल चक्र का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, वर्षा है, क्योंकि वर्षा अगर होगी तभी तो चाहे नदी हो, चाहे नाले हो, सभी ये भरे हुए मिलेंगे, ठीक है। पानी चाहे भूमि के अंदर हो, चाहे नदियों के अंदर हो, चाहे झरनों के अंदर हो, अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर पानी को जो पूर्ति करता है वो कौन करता है, वर्षा करता है। कौन करता है, वर्षा। और ठंडक में चाहे बर्फ की अगर हम बात करें, हिमनद की बात करें, तो बड़े पैमानों पर जमा हुआ पानी जो है पिघल कर नदियों और भूजल को भरता है। वो कहाँ से भरता है, तो वो हमारे पास बर्फ जो जमी होती है हिमनद से हमें जो प्राप्त होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
ठीक है, अब हम बात करेंगे तो ये देखिए हमारे पास कुछ टॉपिक हो गए। ठीक है, 3 टॉपिक आपको दिख गए। चौथा टॉपिक है आपका खनिज एवं खाद्य संसाधन। खनिज एवं खाद्य संसाधन की अगर हम लोग बात करें, खनिज एवं खाद्य संसाधन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो खनिज है, चाहे हीरा हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे कोई भी कीमती पत्थरों की बात करें, कोयले की बात करें, कोई भी मिनरल्स की बात करें, पेट्रोल हो, ठीक है, मतलब जितने भी लिक्विड मिनरल हैं, चाहे सीएनजी हो, चाहे एलपीजी हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, सबकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन में खनिज एवं खाद्य संसाधन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उन साधनों के क्या प्रकार हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ऊर्जा है, भूमि है, साधन है। तो यहाँ पे देखिएगा टोटल यहाँ पे 5-6 टॉपिक हम लोगों ने देखे कि कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। ठीक है, तो जैसे ऊर्जा के संसाधनों का क्लासिफिकेशन अगर देखें तो ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण क्या है, तो परंपरागत प्रयोग के आधार पर अगर देखें तो कुछ परंपरागत ईंधन स्रोत हैं, कुछ गैर परंपरागत ईंधन स्रोत हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें, पहला तो ये हो गया, दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा क्या होगा, सतत उपलब्धता के आधार पर, जैसे नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत या अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत, या उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखें तो जीवाश्म। ठीक है, जीवाश्म आप समझते हो, जो बहुत ही पुरानी सड़ी गली चीज़ों से हमें ईंधन प्राप्त होता है, जैसे चाहे कोयला हो या कोई भी ऐसा जो चीज़ बहुत पुरानी हो चुकी है, धरती के नीचे सड़ रही है, उससे भी हमें बहुत सारा जीवाश्म प्राप्त होता है। और परमाणु ऊर्जा है, हाइड्रो पावर है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जैव ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा है, समुद्र तापीय ऊर्जा है या ज्वारीय ऊर्जा है। तो ये जो हमारे पास ईंधन या ऊर्जा की बात कर रहे हैं, जिससे हम अपने जीवन में, चाहे कार चलाने की बात हो रही हो, घर में खाना पकाने की बात हो रही हो, किसी भी टाइप से अगर हम ईंधन की बात करते हैं तो कौन सा ईंधन परमानेंट है, कौन सा ईंधन नॉन परमानेंट है, जो हमें सदैव मिलता है या कुछ ईंधन समय के अनुसार मिलता है, ये सारी चीज़ों की हम लोग डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। अब दूसरा है हमारे पास इकोसिस्टम। अगर हम बात कर रहे हैं इकोसिस्टम की, किसकी बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम की अगर हम लोग बात करें, इकोसिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं, इकोसिस्टम, ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं क्या हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि जैव विविधता, जैव विविधता एवं संरक्षण की बात करें तो जैसे पर्यावरण की बात कर रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण की बात कर रहे हैं, वो वायु से प्रदूषण हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार क्या है, ठीक है, या प्रभाव या महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, वो सारे भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, वो सारे भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बहुत सारी और भी चीजें हैं जिनको हम लोग देखते हुए चलते हैं। ठीक है, जैव विविधता के जो भी संरक्षण की विधियां हैं वो भी हम लोग देखेंगे, कैसे हम लोग जैव विविधता के संरक्षण, उनको बचाव के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, वो भी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ें अगर आपको समझ में आती जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। अब देखिएगा कुछ और भी टॉपिक हैं, कुछ और भी टॉपिक हैं जिनको भी हमें समझना है, जैसे पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है, चाहे वो जल के रूप में हो रहा हो, जल के रूप में हो रहा है तो जल के रूप में किस तरह से हो रहा है भाई, पानी को आप गंदा करके, घर से गंदा करके नदी और नालों में बहा रहे हैं, नदी और नालों का पानी कहाँ जा रहा है, खेतों में जा रहा है, जिससे मिट्टी भी प्रदूषित हो रही है, मिट्टी भी प्रदूषित हो रही है। भाई जल अगर गंदा है तो भाई मिट्टी भी तो प्रदूषित होगी, मिट्टी प्रदूषित होगी, साथ में यूरिया भी पड़ रहा है, तो उससे जो भी अनाज पैदा होगा वो अनाज जानवर से लेकर इंसान के पेट में जाएगा, बीमारियां फैलेंगी। ऐसे बहुत सारे तत्व और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर आता है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण की अगर हम लोग बच्चों बात करें तो जैसे शोर की बात हो रही, शोर ध्वनि प्रदूषण जिसे बोलते हैं, ध्वनि प्रदूषण, आवाज का प्रदूषण। आपने देखा होगा कि जैसे ही हम कहीं जा रहे हैं, एकदम से माइक की तेज आवाज, कान को बिल्कुल कर्कश आवाज जो परेशान कर देती है, जैसे कौवे की आवाज भी है।
तो आवाज़ तो कई तरह की हैं, शोरगुल कई तरह के हैं, जो कुछ अच्छे लगते हैं, कुछ खराब लगते हैं, और कुछ इतने खराब होते हैं जिनकी वजह से हम बोलते हैं ना कि वो ध्वनि प्रदूषण है। चाहे वो बाइक का हो, चाहे कार का प्रदूषण हो, चाहे माइक का हो, किसी साउंड का हो, समुद्री प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, तापी प्रदूषण और नाभिकीय प्रदूषण, ये सारे अगर हम देखें तो तापी प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण, ये सारी चीजें देख रहे हैं। दूसरा टॉपिक क्या है? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, प्रदूषण का नियंत्रण, आपदा प्रबंधन, मतलब कोई भी आपका इकोसिस्टम किसी भी तरह से, चाहे बाढ़ आना, जैसे इस समय आप देख रहे हो पंजाब में बाढ़ आई हुई है, इलाहाबाद में बाढ़ आई हुई है, कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो आपकी जानकारी में होंगे जहां पे बाढ़ आई है, उन पे कैसे प्रबंधन, उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। भूख से लोग अगर परेशान है तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ठंडक से क्यों परेशान है उसका मैनेजमेंट किया जाए। तो ये सारे आपदा प्रबंधन हो सकते हैं। सामाजिक जो भी सोशल इश्यूज हैं, सामाजिक मुद्दे एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये भी सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब आता है मानव जनसंख्या एवं पर्यावरण। भाई इस समय अगर हम देखें तो 1 अरब 45 से लेकर 50 करोड़ तक लोग हो गए हैं। उनका पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो एडवांटेज के रूप में लिया जाएगा या डिसएडवांटेज के रूप में लिया जाएगा? जनसंख्या विस्फोट अगर बढ़ रही है तो उससे क्या अव्यवस्था फैलेगी या व्यवस्था अच्छी हो जाएगी? जनसंख्या बढ़ने से फायदे तो दिख नहीं रहे हैं, नुकसान ही होंगे। वो कितने प्रकार के नुकसान होंगे, वो सारी चीजें भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है क्षेत्रीय अध्ययन या फील्ड वर्क। तीसरा टॉपिक है अधिकार एवं कर्तव्य। ठीक है, जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं कि हमारे मौलिक कर्तव्य कौन है या फंडामेंटल राइट क्या है, वो सारे टॉपिक भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। मानवाधिकार, उसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, महत्व क्या है, या मानवाधिकार की अगर हम लोग बात करें कि समक्ष चुनौतियों व समाधान क्या रहेगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ये सारे बच्चों जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये टॉपिक सारे समझ में आ गए होंगे, क्योंकि सिलेबस से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। अगर हमें सिलेबस पता है तो पर्यावरण के बारे में कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, वो सारे टॉपिक हमें जल्दी से जल्दी पता चल जाएंगे। तो सारे बच्चों यहाँ पर सिलेबस, एक विषय सूची, जो हमारे इंडेक्सेस हैं उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और सारी चीज़ें अगर समझ में आ रही हों और कंटिन्यू ऐसे ही क्लासेस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, आशीर्वाद IAS को। ठीक है, तो ये सिलेबस रिपीट जरूर कर लीजिएगा, एक जगह लिख लीजिएगा, क्योंकि लाइन से ये सारी चीज़ें हम पढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।